A very good afternoon to all the participants of this webinar from DTRTI Lucknow. Friends, we are going to discuss rectification of errors, part 3. We've already discussed rectification of errors in detail. And इसके पहले हमने जो सीखा है कि जो एरर्स का रेक्टिफिकेशन है वो इस प्रकार से होता है कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो जर्नल एंट्री करके रेक्टिफाई हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जो जर्नल एंट्री के द्वारा रेक्टिफाई नहीं होते, और जहां पर वो एरर है उसको वहीं पर ठीक करना पड़ता है। हमने ये भी देखा कि कुछ एरर्स होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जो कंसर्न फाइनेंशियल ईयर है उसी में डिटेक्ट हो जाते हैं और उनका करेक्शन किया जाता है। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फाइनल अकाउंट्स तैयार होने से पहले डिटेक्ट होते हैं और उनका करेक्शन कैसे होता है ये भी हमने देखा है। आज हम शुरू करेंगे कि अगले अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि जो वित्त वर्ष खत्म हो गया उसके अगले वित्त वर्ष में जब कोई एरर डिटेक्ट होता है तो उसको हम ठीक कैसे करते हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो ये मान के चलता है कि ये जो रेक्टिफिकेशन जो था वो बुक्स को क्लोज करने से पहले किया गया था कंसर्न ईयर की, अभी तक जो हमने देखा है। लेकिन कभी कभी रेक्टिफिकेशन अगले साल में भी किया जाता है और उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट जो बनाते हैं उसके बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और हम उसको कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देते हैं। मान लीजिए कि एक केस में परचेज बुक में जो कास्टिंग की गई, यानी परचेज बुक जब बनाई गई तो 1000 रुपये कम परचेज उसमें दिखाई गई दिसंबर 2015 में, और एक सस्पेंस अकाउंट खोला गया उस डिफरेंस के लिए ट्रायल बैलेंस में, जिससे ये जो डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में उसकी वजह से वो ठीक हो जाए। अगर इस एरर को हम अगले साल ठीक करते हैं और हम ये एंट्री पास करते हैं कि हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जो नॉर्मली अगर हम उसी साल में करते तो इस तरह की एंट्री करते, अगर हम अगले साल में ये एंट्री करेंगे तो ये इसका मतलब ये होगा कि परचेज अकाउंट जो है अगले साल का वो 1000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा, जो वैसे सही माने में परचेज उस साल का था। 1000 रुपीज़ ज़्यादा हो जाएगा वो, जो भी 2016 का परचेज एक्चुअल परचेज उससे 1000 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया 2016 में और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया जो कि पहले डेबिटेड था। और इससे क्या होगा कि जो प्रॉफिट है 2016 का वो कम हो जाएगा जो एक्चुअल प्रॉफिट के मुकाबले में, और इसलिए इस तरह अगर हम एरर को करेक्ट करेंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट झुठला जाता है और हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए सारे अमाउंट्स का जो करेक्शन है जो कंसर्निंग नॉमिनल अकाउंट्स में जो एंट्री की गई है, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो इनकम्स हैं, वो एक स्पेशल अकाउंट के थ्रू गुजारने चाहिए जिसको हम कहते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स, यानी पिछले पीरियड के आइटम्स, या जिसको हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सीधा सीधा परचेज में डेबिट करने की बजाय हम उसको पहले प्रायर पीरियड आइटम अकाउंट में ले जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाएंगे।
द बैलेंस इन द अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उस अकाउंट में जो बैलेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। जो भी आपका प्रायर पीरियड आइटम का बैलेंस है या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है। लेकिन ये जो प्रायर पीरियड के आइटम्स हैं इनको तभी चार्ज करना चाहिए जब हम नेट प्रॉफिट उस साल का निकाल लेते हैं। प्रायर पीरियड के जो आइटम्स हैं वो इनकम है या एक्सपेंडिचर है जो करंट पीरियड में अकाउंट अराइज हो रहा है, और इसलिए अराइज हो रहा है क्योंकि उसमें हम एरर्स या ओमिशंस हमने कर दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में एक या ज़्यादा के पीरियड के। तो इसलिए प्रायर पीरियड आइटम जो हैं उनको अलग से डिस्क्लोज करना चाहिए करंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। यानी प्रॉफिट एंड लॉस तो वैसे ही निकालिए आप करंट ईयर का जिसमें आप एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन ये जो प्रायर पीरियड के जो आइटम्स हैं ये अलग से डिस्क्लोज कर दीजिए उनके नेचर के साथ, प्रकृति के साथ और अमाउंट के साथ। एक ऐसे मैनर में डिस्क्लोज कर दीजिए कि जिससे कि उनका जो इम्पैक्ट है करंट प्रॉफिट या लॉस पे वो देखा जा सके, जिससे कि कोई भी जान जाए कि जो अभी करंट प्रॉफिट या लॉस निकला है उसमें ये प्रायर पीरियड आइटम का भी अमाउंट शामिल है, जिससे सही प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी साल का निकाला जा सके। तो इस लिए जब हम अगले साल में कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो इसको प्रायर पीरियड आइटम अकाउंट में डालते हैं या ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डालते हैं। अब इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कैसे होता है। मिस्टर रॉय ने अपना ट्रायल बैलेंस को बैलेंस नहीं कर पाए पिछले साल, और जो भी डिफरेंस आया ट्रायल बैलेंस में उनको गलती पकड़ में नहीं आई, तो जो भी डिफरेंस आया उन्होंने उसको राइट ऑफ कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस साल के। तो अगले साल में उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जिसने पुरानी बुक्स को देखा और ये पाया कि ये निम्नलिखित मिस्टेक उसमें हो गई थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज एबल टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक ये थी कि एक स्कूटर खरीदा गया था जिसको कन्वेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, जबकि स्कूटर की परचेज जो है वो एसेट की परचेज है और उसको एसेट अकाउंट में डेबिट किया जाना चाहिए था। दूसरी गलती जो हुई, परचेज अकाउंट में 10,000 रुपये का परचेज ज़्यादा डाल दिया गया था। उसके बाद एक क्रेडिट परचेज की गई थी गुड्स की पी से 2,000 रुपये में, और जो परचेज था उसको सेल में एंट्री उसकी कर दी गई थी। और इसी तरह से और भी ये सब गलतियां जो लिखी हैं, एरर्स जो लिखे हैं, ये हो गए थे। तो इसमें हमको नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज को सजेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जर्नल एंट्रीज जो मिस्टर रॉय की बुक्स में अब होंगी वो इस प्रकार से होंगी कि जो स्कूटर उन्होंने गलती से खरीद लिया था, सॉरी, जो स्कूटर उन्होंने गलती से डेबिट कर दिया था कन्वेंस अकाउंट में स्कूटर की परचेज को, अब उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है और मोटर व्हीकल अकाउंट जो है, जो सही अकाउंट है जिसको डेबिट होना चाहिए, मोटर व्हीकल अकाउंट जो कि एसेट साइड में आएगा बैलेंस शीट में, अब हम उसको डेबिट कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो इससे ये हो रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में वो सारे एडजस्टमेंट हमको अब दिखाई पड़ेंगे जो जो हमने एडजस्टमेंट किए हैं। दूसरा, जो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहे हैं, जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं बुक्स में मिस्टर रॉय के, कि हमने परचेज अकाउंट चूंकि ओवरकास्ट हो गया था 10,000 से, यानी परचेज 10,000 रुपये से बढ़ गई थी, तो जो अब हम क्या कर रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट में ये हम डाले दे रहे हैं, इसको एक डेबिट डाल रहे हैं सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि हम परचेज को अननेसेसरी बढ़ाना नहीं चाहते और
परचेज अकाउंट को हम कम नहीं करना चाहते, तो हमारा जो परचेज अकाउंट था ओवरकास्ट हो गया था, जिससे कि हमारे प्रॉफिट कम दिखाई पड़ा था। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं और सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर दे रहे हैं। तो एक तरह से हमने यहाँ पे क्या किया कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट आ गया, जो कि जैसे पिछले साल में भी, जैसे मोटर व्हीकल के केस में भी हुआ था कि हमने अपना लॉस, हमें अपना प्रॉफिट कम हो गया था हमारा, क्योंकि हमने कन्वेंस में डाल दिया था उस मोटर व्हीकल के परचेज को। अब चूंकि हमने उसको कन्वेंस में डाल दिया था तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके हम ये दिखा रहे हैं कि उतना अमाउंट का प्रॉफिट था जो कि हमारा अभी खातों में नहीं आया है। तो 2700 का प्रॉफिट हमारा नहीं आया था खातों में, तो हमने 2700 से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। वहाँ पे हमने एक क्रेडिट डाल दिया, मतलब एक प्रॉफिट है हमारा, और मोटर व्हीकल अकाउंट को डेबिट कर दिया था। यहाँ पर इसी तरह से हम एक प्रॉफिट डाल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में 10,000 रुपीज़ का, और उसका जो डेबिट है वो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ था कि लास्ट ईयर में हमने जो भी डिफरेंस था वो हम रिकनसाइल नहीं कर पाए थे, तो हमने उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। हम रिकनसाइल नहीं कर पाए थे डिफरेंस को, अब वो सस्पेंस अकाउंट को हमने पिछले साल क्रेडिट कर दिया था, अब ये सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर दे रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर दे रहे हैं, ये दिखाते हुए कि हमारा ये एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है जो लास्ट ईयर में हुआ था। इसको प्रायर पीरियड अकाउंट भी कह सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने क्रेडिट परचेज किया था, जो हमने उसको सेल्स में एंट्री कर दी थी। तो सेल्स में एंट्री करने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया था, और 4,000 रुपये से, क्योंकि 2,000 की एंट्री शिफ्ट हुई थी, तो 4,000 की वजह से 4,000 से हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, बढ़ गया था। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट दे रहे हैं 4,000 रुपये का, और पी के अकाउंट को हम क्रेडिट कर दे रहे हैं, क्योंकि पी का हमारा बैलेंसिंग ठीक हो जानी चाहिए। क्योंकि पी का अकाउंट अभी हमारा गलत था, उसको हमने ठीक कर दिया बाय क्रेडिटिंग 4,000 रुपीज इन पीज अकाउंट, जबकि अभी हमने पी के अकाउंट को डेबिट कर रखा था 2,000 से। अब आते हैं कि एक अमाउंट जो रिसीव किया गया ए से, उसको रॉन्गली पोस्ट कर दिया गया था बी के अकाउंट में। वो रिसीव किया क्या ए से, रॉन्गली पोस्ट कर दिया बी से, का मतलब है कि हमने बी के अकाउंट को हमने कर दिया था क्रेडिट, वे हमने गलती से कर दिया था, जबकि हमको ए के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। तो इसलिए अब हम बी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि पहले हमने क्रेडिट कर दिया था, ये डेबिट करके वो ठीक हो जाएगा, और ए के अकाउंट को अब हम क्रेडिट कर देंगे, जो सही पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद 500 रुपये प्राप्त हुए थे सी से, जो कि रॉन्गली डेबिट हो गए थे उसके अकाउंट में। यानी जब पैसा प्राप्त हो रहा है तो उसको सी को क्रेडिट करना चाहिए था, हमको डेबिट नहीं करना चाहिए था, लेकिन डेबिट किया कि हमने सी को क्रेडिट कर दिया था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि डिफरेंस आ गया ट्रायल बैलेंस में। तो जो डिफरेंस आया ट्रायल बैलेंस में वो हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। तो हमने सस्पेंस अकाउंट में 1,000 रुपये का जो 500 रुपये का जो डिफरेंस आया था वो डाल दिया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 1,000 हमने सी के अकाउंट, क्योंकि सी को हमने डेबिट कर दिया था, अब हम सी को क्रेडिट कर रहे हैं। तो जब हम सी को क्रेडिट करेंगे तो हम 1,000 रुपये से सी को क्रेडिट कर देंगे,
और सस्पेंस अकाउंट को हम 1000 रुपये से डेबिट कर देंगे, क्योंकि इस गलती की वजह से 1000 रुपये का फर्क आ गया होगा ट्रायल बैलेंस में, और वो 1000 रुपये का एक क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट में चला गया होगा लास्ट ईयर में, और वो क्रेडिट अब खत्म हो रहा है इस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं 500 रुपये जो थे वो क्यू के द्वारा ड्यू थे, और ड्यू बाय क्यू वॉज नॉट टेकन इनटू ट्रायल बैलेंस, और ये जो बैलेंस था क्यू का ये ट्रायल बैलेंस में नहीं ले जाया गया। तो ट्रायल बैलेंस में नहीं ले जाया गया वो बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया 500 रुपये का, और जो भी डिफरेंस था उसकी वजह से हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया था। और अब हम ये ट्रेड रिसीवेबल दिखा रहे हैं कि ये रिसीवेबल अमाउंट है, तो ट्रेड रिसीवेबल को जब हम बढ़ाते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। अब हमने डेबिट कर दिया सस्पेंस अकाउंट जो कि हमने पहले डेबिट कर दिया था, क्योंकि वो डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस में, अब हम उसको क्रेडिट कर दे रहे हैं, यानी सस्पेंस खत्म कर रहे हैं एक तरह से, और ट्रेड रिसीवेबल खड़ा कर रहे हैं। 7th पे आते हैं। हमने आर को सेल किया, लेकिन वो सेल लिखना भूल गए, ओमिट कर दिया लास्ट ईयर। तो अब हम क्या करेंगे, उस सेल को ना लिखने से हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट डालेंगे 2000 रुपये का, और आर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि आर का अकाउंट अभी इस 2000 से डेबिट करना जरूरी है। उसके बाद हमने परचेज अकाउंट में 2593 रुपये हमने पोस्टिंग कर दी, जबकि एक्चुअल परचेज जो थी वो 2395 का था, यानी परचेज अकाउंट में हमने ज़्यादा अमाउंट राशि 198 रुपये ज़्यादा डेबिट कर दिए। उसकी वजह से हमारा लॉस बढ़ गया, तो इसलिए अब हम उसको प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके 198 से, और सस्पेंस अकाउंट को 198 से हम ख़त्म कर रहे हैं, उसको डेबिट करके, जो हमने पहले क्रेडिट कर दिया था। उसके बाद जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, उसको हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो टोटल आया अभी तक का, वो 10,898 का टोटल आ गया, उसको हम रॉय के कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ है उसको अब कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करना होता है। तो ये एंट्री एक तरह से पास करके और इस तरह से कैपिटल अकाउंट में हम उसको प्रॉफिट को ले गए, और सस्पेंस अकाउंट का जो भी बैलेंस बचा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कुछ आइटम्स के बारे में कि वो कहाँ गलती हुई है, और इसलिए ये जो बचा हुआ बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का, ये भी हमने कैपिटल अकाउंट में ले गए, क्योंकि अब हम और पता नहीं लगा सकते कि और क्या गलतियाँ हैं। ये गलती 10,698 की डिटेक्ट ही नहीं हो पाई, और इसलिए अब सस्पेंस अकाउंट को फाइनली क्लोज कर दिया हमने, और उसका जो भी बैलेंस था उसको कैपिटल अकाउंट में हम ले गए। तो हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो सस्पेंस अकाउंट पहले डेबिट था। तो इसी तरह से ये सारे अकाउंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो बनाए गए थे। तो अगर इसको समराइज किया जाए, तो जो अनइंटेंशनल ओमिशन या कमीशन होता है अमाउंट्स का या अकाउंट्स का इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, एरर्स की डेफिनेशन क्या है कि अनइंटेंशनली आपसे कुछ छूट हो गई या कोई गलती हो गई। एरर ऑफ ओमिशन होता है छूट से कोई गलती हो जाना, एरर ऑफ कमीशन होता है कोई गलती कर देना, या तो अमाउंट्स की कोई गलती या कोई अकाउंट्स में कोई गलती हो गई जो कि इंटेंशनल नहीं थी। जब रिकॉर्डिंग किया ट्रांजैक्शंस का हमने, तो उसमें हमने कोई गलती कर दी, और आमतौर पे इसको एरर बोला जाता है।
उसके बाद अकाउंटिंग एरर्स जो होते हैं वो जनरली 4 टाइप के होते हैं। सिद्धांतिक एरर्स, ओमिशन वाले एरर, कमीशन वाले एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर यानी भरपाई करते हुए एरर्स। एक एरर है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है, दूसरा एरर है जिसकी वजह से आपका डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, बराबरी दोनों बराबर हैं, तो वो कॉम्पेंसेट कर रहे हैं एक दूसरे को। एक एरर ऐसा है जो कि क्रेडिट साइड की बढ़ोतरी कर रहा है, दूसरा एरर है क्रेडिट साइड के में घटोतरी कर रहा है, ये भी कॉम्पेंसेटिंग एरर हो जाएगा। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस पे असर करेंगे, कुछ एरर ऐसे भी हैं जो ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं करते, ट्रायल बैलेंस मिला रहता है फिर भी एरर होता है। तो जो रेक्टिफिकेशन के एरर के जो तरीके हैं ये इस पे डिपेंड करते हैं कि किस स्टेज में हम एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं। अगर हम एरर को ट्रायल बैलेंस को बनाने से पहले डिटेक्ट कर लेते हैं तो रेक्टिफिकेशन जो है हम करते हैं एक स्टेटमेंट करके अप्रोप्रिएट साइड में कंसर्न अकाउंट में हम स्टेटमेंट करके एंट्री पास कर देते हैं। और ये एंट्री सिंगल एंट्री भी हो सकती है और ये जर्नल एंट्री भी हो सकती है कुछ केसेस में। अगर एरर्स ऐसे हैं जो ट्रायल बैलेंस को तैयार होने के बाद डिटेक्ट होते हैं तब हम जो है सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं और जो डिफरेंस वाला अमाउंट है वो ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं और उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज को पास कर देते हैं एरर्स को रेक्टिफाई करते हुए। यानी जो एरर्स जर्नल एंट्री से ठीक हो सकते हैं वो हम जर्नल एंट्री से ठीक कर लेते हैं और उससे ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस है अपने आप ही एडजस्ट होगा। जो एरर ऐसे हैं जो जर्नल एंट्री से नहीं ठीक होते हैं वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं और उसके बाद सस्पेंस अकाउंट को लेके फिर जर्नल एंट्रीज होगी। जैसे जैसे एरर डिटेक्ट होता जाएगा सस्पेंस अकाउंट से हटाते जाएंगे और एरर को करेक्ट करते जाएंगे। और जो एरर्स ऐसे हैं जो कि अगले अकाउंटिंग पीरियड में डिटेक्ट होते हैं तो उनके लिए एक खास अकाउंट तैयार किया जाता है जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रायर पीरियड अकाउंट भी बोलते हैं कुछ केसेस में, जिससे जो भी करेक्शन वाले अमाउंट हैं वो इस अकाउंट में डालते आते हैं और बाद में उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट उसको उसको सॉरी उसको कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से सीधे हम एंट्री ले आ सकते हैं कैपिटल अकाउंट में, जिससे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कोई असर नहीं आएगा क्योंकि उस साल के जिस साल में हम करेक्शन कर रहे हैं उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस पर कोई असर नहीं आना चाहिए इन एरर्स का। और हाँ, कैपिटल में बढ़ोतरी हो जानी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है या जो लॉस होता है वो भी कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो जो एरर्स नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में डिटेक्ट होते हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से पास करते हुए सीधे हम लेके जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरह से ये जो हमारी आज की स्टडी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पार्ट 3, इसको आज हम लोग समाप्त कर पाए हैं और मैं आपसे